Hello everyone. I hope you all must be fine wherever you are. And I'm फारूक अज़- जैसा कि आपने देखा है, मैं फर्स्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि हिंदी की किसी भी सेंटेंस को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो इसके लिए सिर्फ एक फार्मूला है। एंड फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आपने देखा डिटेल में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होता है, ये सिर्फ नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है। एंड अगर कहीं चेंज होता है तो वर्ब में होते हैं। वर्ब के टोटल चेंज 5 है और यही 5 चेंज कंप्लीट सारे हिंदी को अंग्रेजी बना सकता है। ये 5 चेंज कंप्लीटली सारे हिंदी को अंग्रेजी बना सकता है। मैंने इसी सिलसिले में आपको कई वीडियो अपलोड किया हूं जहां मैंने एक्सप्लेन किया है वर्ब का V3 कहाँ यूज करते हैं, वर्ब का V4 कहाँ यूज करते हैं, और इससे के अलावा हमने आपको एक्सप्लेन किया है वर्ब का V2 कहाँ यूज करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं वर्ब का V1 या V5 हम कहाँ यूज करते हैं। वर्ब के सिर्फ 5 फॉर्म है और यही 5 फॉर्म हिंदी के सारे सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकता है। आप जस्ट इसके एक एक वीडियो को बराबर से ध्यान से देखिए, यकीन मानिए आप सरप्राइज हो जाएंगे, इतना आपकी ग्रामर में लाइफ आसान हो जाएगा। हम लोग ग्रामर को टुकड़ों में पढ़ पढ़ के पूरी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाए होते हैं, राइट। मैं सीधा बात करता हूँ, कोई प्रेजेंट, कोई पास्ट, कोई फ्यूचर की बात नहीं करते। इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा, इसे कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट सीखने के बाद मैं एक फार्मूला सिखाऊंगा और आप खुद 25 फार्मूला बना लेंगे इस बेसिक कॉन्सेप्ट से। पूरी ग्रामर का जो मेन स्ट्रक्चर है इसी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे बना हुआ है, तो आप इसे ढंग से समझिए। और आज जो हमारा वीडियो है वो वर्ब का आखिरी फॉर्म है, बिकॉज ऐसे तो देखेंगे तो V1 स्टार्टिंग फॉर्म होता है, लेकिन मैंने आपको दूसरे तरीका से सिखाया है। मैंने पहले आपको V4 सिखाया, फिर V3 सिखाया, फिर V2 सिखाया, राइट। एंड V4 में आपने देखा काम जारी है या काम जारी था, V3 में आपने देखा काम हो चुका है या काम हो चुका था, एंड V2 में आपने देखा काम समाप्त हो गया, राइट। नाउ जो आखिरी वर्ब का फॉर्म है, मीन्स ये तीनों के बाद जो मैं आज बताने जा रहा हूं वो फॉर्म है अपना V1 एंड V5, राइट। तो V1 एंड V5 स्पेशली हम कहाँ लगाते हैं ये हम सीखते हैं। इसके बाद सेंटेंस कोई भी होगा, अगर आप ये 5 का 5 फॉर्म सीख चुके हैं हम कहाँ लगाते हैं, इसके कौन हेल्पिंग वर्ब है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। जस्ट आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इन केस समझ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे जरूर मैसेज करें या कॉल करें। नॉर्मली अगर 7 बजे शाम के बाद फ़ोन करते हैं मैं रिसीव कर पाऊंगा कॉल, चूंकि उस वक्त मेरी क्लास नहीं होती है, वरना मैं पूरे दिन क्लास में रहता हूँ। सुबह 7 से लेके 1 बजे तक, फिर आफ्टरनून में 3 बजे से मेरी क्लास स्टार्ट होती है और 7 बजे शाम तक लगातार हम क्लास में होते हैं। तो 7 बजे के बाद अगर आप कॉल करते हैं मैं आपसे बात कर पाऊंगा। और इस क्लास में नॉर्मली हम इंग्लिश नहीं बात करते, हिंदी बोलते हैं। वजह यह है कि यहाँ पे मैं आपको हिंदी को अंग्रेजी बनाना सिखाता हूँ। हिंदी का रिलेशन हम इंग्लिश से डेवलप करते हैं, तो अगर मैं इंग्लिश टू इंग्लिश बात करूँ तो फिर वहाँ पे रिलेशन दिखाना प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हिंदी बात करना मजबूरी है। और इसी हिंदी को अंग्रेजी बनाना हम लोग सीखते हैं, और सारे हिंदी को सिर्फ 5 फॉर्म से बनाते हैं। V4, V3, V2 आपने सीखा, ये आखिरी फॉर्म V1, V5 आप देख सकते हैं। समझने के बाद आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, फिर अगली पढ़ाई हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है कि वर्ब का स्पेशली अगर मैं V1, V5 की बात करूं तो कब लगाएंगे, ये इसके लिए कोई नया डिफिनेशन नहीं है। V1, V5 के लिए कोई नया डिफिनेशन नहीं। जैसे आपने देखा V4 में कि काम जारी है, मतलब V4 के लिए काम जारी था या काम जारी है। आपने देखा V3 में काम हो चुका है या हो चुका था। आपने देखा V2 में काम समाप्त हो गया, लेकिन इसका कुछ अलग ही है। अगर V4, V3, V2 आपने सीख लिया है तो ये आपको सीखना है, आप सिर्फ V1, V5। और ये वो है, मतलब जब V4, V3, V2 नहीं लगता है तो हर हाल में क्या लगेगा, V1, V5। क्योंकि ग्रामर के पास इस 5 फॉर्म के अलावा वर्ब के एक भी फॉर्म नहीं है जो सेंटेंस को बना दे, जो टाइम की जानकारी दे दे। वर्ब के सिर्फ 5 फॉर्म होते हैं। एक 2 + V1 है, ये इन्फिनिटिव फॉर्म है, इसे टेंस टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है, मतलब उससे सेंटेंस नहीं बनता, वो सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए आता है। तो चलिए हम बोर्ड पे देखते हैं। स्पेशली आज ये हो गया अपना यस। हम लोग देखते हैं, वेल V1 हम कहाँ लगाते हैं, आप इसे देख पाएंगे। जब किसी सेंटेंस में B4, B4
B3 या B2 नहीं लगता है तो वहां सिर्फ B1 या B5 लगता है। मतलब क्योंकि पांच फॉर्म है, इस पांच के अलावा भर के कोई और फॉर्म है नहीं, आपने ऑलरेडी सीखा B4 B3 B2। तो आपके पास अगर कोई सेंटेंस आए, आप उसे पढ़े, ये जो ता हूं, रहा हूं, चुका हूं, गाऊं, ये सब कोई भी काम करे, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। आप इसके हिसाब से नहीं जाए। हमने जो तीनों फॉर्म किया है उसको आप सीख गए हैं। तो अगर वो तीनों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म नहीं लगता है तो B1 B5 डायरेक्टली लगेगा, क्योंकि ग्रामर के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो B1 B5 के बारे में ये कहा गया है कि जिसका ग्रामर में कोई नहीं होता उसका B1 होता है। मतलब कोई ऐसा सेंटेंस जिसपे B4 B3 B2 फिट नहीं होता है, सेट नहीं होता है, वहां हर हाल में B1 B5 सेट होगा। इससे बेहतर है हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि जैसा कि आप ऑलरेडी जान रहे हैं, अपना फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, हर सेंटेंस में आएगा। तो ये मैंने पहले ऑलरेडी लिख दिया है। अब सेंटेंस है कि आप मुंबई, क्या सेंटेंस है कि आप मुंबई चले जाओ, राइट। अब इसको हम पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मैं आपको रफ में एग्जाम्पल देता हूं। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देता हूं। अपना वर्ब है B4, ये वर्ब है B3 एंड ये है B2। मैं ऊपर डेफिनेशन कह रहा है कि अगर B4 B3 B2 नहीं लगता है तो B1 B5 लगेगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा। पहला यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आप मुंबई चले जाओ। अब आप खुद देखिए, आप मुंबई चले जाओ, तो क्या आप मुंबई अभी जा रहे हैं? जवाब आएगा नहीं। आप मुंबई चले जाओ से ये मीनिंग नहीं निकलता कि अभी आप मुंबई जा रहे हैं, मतलब आपका B4 नहीं लगा, खत्म हो गया। अब अगला सेंटेंस B3 पे हम जाते हैं, आप मुंबई चले जाओ। तो आप मुंबई चले जाओ, क्या इससे मीनिंग निकलता है कि आप मुंबई जा चुके हैं? जवाब आएगा नहीं। आप मुंबई चले जाओ से इससे मीनिंग नहीं निकलता है कि आप मुंबई जा चुके हो। तो मतलब ये हुआ कि हम यहाँ B3 भी नहीं लगा सकते, राइट। ऐसा सेंटेंस जिसमें B4 B3 B2 नहीं लगता है, वहां हर हाल में क्या लगेगा? B1 एंड B5। तो आपने देखा इस पहले सेंटेंस में B4 नहीं लग रहा है, B3 नहीं लग रहा। अब मैं B2 चेक करता हूँ। तो ये तीनों का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने किया है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको फ्री में एक एडवाइस दूंगा कि आप ये वीडियो ना देखें पहले, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले क्या करें, आप पहले वापस जाएं हमारे इसी प्लेलिस्ट में, वीडियो 1, फिर उसके बाद वीडियो 2, फिर वीडियो 3, वीडियो 4, ऐसा सारा वीडियो देख के उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए, फिर B1 B5 पे। तो B2 के बारे में कहा गया है काम समाप्त हो गया। तो आप अगर पढ़ेंगे सेंटेंस आप मुंबई चले जाओ, तो क्या आप मुंबई चले गए? नहीं, आप नहीं गए हैं। मतलब ये जस्ट एक इंस्ट्रक्शन है जो किसी ने कोई किसी को देता है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि इस सेंटेंस पे ना B4 लगेगा, ना B3 लगेगा, ना B2 लगेगा। तो जब ये तीनों फॉर्म नहीं लगेगा तो बचा क्या? क्योंकि इसके अलावा तो सिर्फ बचा हुआ है B1 B5। तो अब B1 B5 को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो फॉर्म है ना B1 और B5, B1 और B5, राइट, B1 और B5, इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों नहीं लगा तो इसे लगना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूं कि इस सेंटेंस पहले के हिसाब से या तो B1 आएगा, पहले के हिसाब से या तो B1 आएगा, या नहीं तो B5 आएगा, या तो B1 आएगा या B5 आएगा, राइट। अब सवाल आता है कि B1 B5 आएगा तो हम इसे बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग दूसरे सेंटेंस को पहले चेक करते हैं। पहले हम लोग चेक करते हैं दूसरे सेंटेंस को, फिर B4 है, फिर B3 है, फिर ये B2 है, और फाइनली है B1 और B5। अब दूसरा सेंटेंस है अपना, उसको हम लोग चेक करते हैं स्पेशली, ठीक है। B5, राइट। देखिए, राधा गीत गाती है। अब अगर सेंटेंस आपको मिलता है कि राधा गीत गाती है, तो आप चेक कीजिए राधा गीत गाती है, क्या ये मीनिंग देता है कि राधा अभी गीत गा रही है? जवाब होगा नहीं। ये मीनिंग कतई नहीं दे रहा है कि राधा गीत अभी गा रही है, मतलब V4 हम नहीं लगा सकते। आप पढ़िए राधा गीत गाती है, तो क्या राधा गीत गा चुकी है? नहीं, राधा गीत नहीं गा चुकी है। गाती है जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, तो हम B3 भी नहीं लगाएंगे। ऐसे B2 के बारे में कहा गया काम समाप्त हो गया, तो राधा गीत गाती है, क्या ये मीनिंग देता है कि काम हो गया?
जी नहीं, ये भी मीनिंग नहीं देता है कि काम हो गया, तो हम V2 भी नहीं लगाएंगे। तो अगर B4 B3 B नहीं, B4 B3 B2 नहीं लगता है तो हर हाल में हम क्या लगाएंगे, B1 और B5। इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो हमारे दूसरे सेंटेंस के हिसाब से भी अगर मैं दूसरे सेंटेंस की बात करूं तो ये वर्ब हमारा कौन हो जाएगा, या तो B1 B1 या B5, राइट। तो अब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं और इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस है, आप मुंबई चले जाओ। अपने को सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, आप। तो क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट है आप। आप क्या लिखेंगे, यू। आप मुंबई चले जाओ, सब्जेक्ट है हमारा आप, एंड आप का मीनिंग हुआ हमारा यू। एक सेकंड। पहला सेंटेंस है, आप मुंबई चले जाओ। आप मुंबई चले जाओ मीन्स आपको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है, आप। क्योंकि मुंबई कौन जाएगा, जाना है किसे, आपको जाना है। तो आप कौन हुए, सब्जेक्ट हुए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले आप, मतलब यू, ठीक है। अब चाहिए वर्ब। नाउ सवाल ये आता है कि यहाँ पे दो फॉर्म है, इस सेंटेंस के हिसाब से दो फॉर्म है, एक V1 है, दूसरा V5 है। तो सवाल आता है हम V1 कहाँ लगाएंगे और V5 कहाँ लगाएं। तो आप देखिए दोनों अंतर समझिए, मैं यहाँ पे साइड में आपको समझाता हूँ। ये एक होता है V1 और दूसरा होता है V5। काम के हिसाब से दोनों सेम काम करता है, काम में कोई भी अंतर V1 और V5 में नहीं होता है। लेकिन जहां तक मैं ये करूं कि V1 अगर अगर आप V1 की बात करें, पहले आप थोड़ा मैं डिटेल में लेके चलता हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो ऐसे वर्ड है, एक नाउन, नाउन और प्रोनाउन दोनों एक ही कंसीडर होता है, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के बदले आता है। तो एक होता है नाउन, तो नाउन का सिंगुलर प्लुरल होता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक दूसरा होता है वर्ब, जिसका सिंगुलर एंड प्लुरल होता है, ठीक है। तो नाउन में एस जोड़कर सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब में एस जोड़कर प्लुरल से सिंगुलर बनाते हैं। मतलब वर्ब अपने आप में जन्म से, मतलब जो V1 है वो वर्ब का प्लुरल फॉर्म है। V1 जो है वो वर्ब कौन सा है, वर्ब का प्लुरल फॉर्म है। V5 कौन है, सिंगुलर फॉर्म है। V5 बनाते कैसे हैं, तो वर्ब के आखिरी में नॉर्मली एस जोड़ने से V5 बनता है, मतलब वो सिंगुलर बनता है। अब फिर से याद रखें, वर्ब V1 प्लुरल फॉर्म होता है, V5 सिंगुलर फॉर्म होता है। एक्चुअली एक चैप्टर है सिंटैक्स, जिसके अंदर में ये कहा गया है, नाम है एक चैप्टर है सिंटैक्स, जिसमें एक सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर आना पड़ेगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब को भी प्लुरल आना पड़ेगा। और सिंगुलर और प्लुरल V1 और V5 है, V4 V3 V2 को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वर्ब अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, मान लो सिंगुलर है तो सिंगुलर लाएंगे, अगर प्लुरल है तो प्लुरल लाएंगे। तो वर्ब V1 जो है स्पेशली, ये वर्ब कौन होता है, ये वर्ब प्लुरल फॉर्म होता है। V1 प्लुरल फॉर्म होता है एंड V5 कौन होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है। तो अब कुछ सवाल आता है V5 बनाएंगे कैसे। तो V5 बनाने के लिए नॉर्मली हम लोग जब V5 बनाते हैं तो वर्ब में V5 कैसे बनाते हैं, तो वर्ब में स्पेशली वर्ब है उसमें हम प्लस या तो एस लगाएंगे या एस लगाएंगे। तो वर्ब में वर्ब के आखिर में या एस लगाएंगे या एस लगाएंगे। तो एस और एस लगाने से नॉर्मली वर्ब जो है वो V5 बन जाता है, और V5 का मतलब ये सिंगुलर बन जाता है। अब सवाल आता है हम एस कहाँ लगाएंगे और हम एस कहाँ लगाएंगे। तो एस हम वहां लगाएंगे, जितने सारे वर्ब है नॉर्मली सब में एस ही लगता है, लेकिन कुछ ऐसा वर्ब है जहां पे एस नहीं लगेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ईएस वर्ब, उस वर्ब में हम ईएस लगाएंगे जिसके आखिर में ओ होगा या CH होगा या एस होगा। ध्यान दीजिए फिर से, वर्ब V1 प्लुरल फॉर्म होता है, V5 सिंगुलर फॉर्म होता है। V1 में सिंगुलर बनाने के लिए एस और एस जोड़ते हैं, लेकिन एस तो हर वर्ड में जोड़ देंगे, हर वर्ब में एस जोड़ेंगे सिंगुलर से, सॉरी प्लुरल से सिंगुलर हो जाएगा। हर वर्ब में एस जोड़ेंगे प्लुरल से सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन एस के लिए कंडीशन है, जब किसी वर्ब के आखिर में ओ हो, CH हो या एस हो, तो ऐसे केस में हम लोग वहां पे एस जोड़ते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ओ जैसे गो को सिंगुलर बनाना है तो गोज हो जाएगा। जैसे CH, जैसे टिच,
टीच को सिंगुलर बनाना है तो टीच हो जाए, टीचेज हो जाएगा राइट। तो ओवरऑल ओ सी एच और एस होगा तो हम वहां पे नॉर्मली एस जोड़ेंगे, बाकी सारे भर में हम एस जोड़ेंगे, और ये हमारा V1 प्लूरल होता है, V5 सिंगुलर होता है। आप इसे बराबर समझ गए। फिलहाल मैं इसे अभी डिलीट कर देता हूं ताकि मैं यहाँ पे समझा पाऊं आपको। तो आप देखिए अभी आप क्लियर हो गया है। तो यू अगर हम एज ए वर्ड की बात करें तो यू वर्ड हमारा कौन है, ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ यू। अगर हम यू की बात करें तो यू आप मतलब एज ए वर्ड यू हमारा प्लूरल होता है। ग्रामर हमारे इंग्लिश लैंग्वेज जो है यू को क्या कंसीडर करता है, प्लूरल कंसीडर करता है। तो हमने लिखा यू तो आप, अब अपने को V1 चाहिए, V5 तो ये प्लूरल है तो V1 चाहिए, चूंकि V1 हमारा प्लूरल होता है। तो आप मुंबई चले जाओ तो वर्ब कौन है, चले जाओ मतलब गो, तो लिखेंगे हम यू गो। कहाँ जाओ तो टू प्रीपोजिशन चैप्टर से लिया गया है, इसका मीनिंग होता है के तरफ। टू एंड टुवर्ड्स का मीनिंग होता है के तरफ। तो जब हम कहीं जाते हैं तो उसके तरफ जाते हैं, और ये तरफ बोलना सेंटेंस में जरूरी नहीं है। हर वर्ड का इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन नहीं होती, हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन ओरिजिनल नहीं होता, उसके सेंस का ट्रांसलेशन होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे जब भी कहीं जाएंगे तो टू लगाएंगे, और आएंगे तो वहां से तो फ्रॉम लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यू गो टू, कहाँ जाओ भाई, तो मुंबई जाओ, यू गो टू मुंबई। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया, आप मुंबई चले जाओ, V1 लगा, यू गो टू मुंबई। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, राधा गीत गाती है। अब हम सब्जेक्ट क्या है हमारा, राधा, तो पहले हम लिख देते हैं राधा, राइट। अब है राधा क्या करती है, तो गाती है, अपने को वर्ब चाहिए। अब कौन सा फॉर्म चाहिए, V1 की V5 चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए, राधा सिंगुलर है, राधा कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब कौन चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो वर्ब सिंगुलर कौन होता है, V5। तो अब गीत गाना, गीत गाने का इंग्लिश होता है सिंग, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। V5 बनाने के लिए इसको S लगा देंगे। अब ये V5 सिंग्स हो गया और ये सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। तो राधा सिंग्स क्या गाती है, अ गीत, कौन सा गीत नहीं पता, तो आर्टिकल क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ए क्यों लगा रहा है, क्योंकि ये पता नहीं है कौन सा गीत गा रहे। तो राधा सिंग्स अ सॉन्ग मतलब राधा गीत गाती है। इस तरह से ये क्लियर हो गया कि हमारा V1 V5 हम तब लगाएंगे जब V4 V3 V2 नहीं लगता है, तो वहां हर हाल में V1 V5 लगेगा। लेकिन अब क्या इसे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, नहीं। V1 V5 को नॉर्मली सेंटेंस में V1 V5 को नॉर्मल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं है, और इसके पास कोई हेल्पिंग वर्ब है भी नहीं। लेकिन सवाल आता है, अगर सेंटेंस होगा क्या राधा गीत गाती है, राइट, या अगर सेंटेंस होता है क्या राधा गीत नहीं गाती है, तो क्या हम बगैर हेल्पिंग वर्ब के बना सकते हैं, जवाब है नहीं, बगैर हेल्पिंग वर्ब के आप नहीं बना सकते। तो अगर हम नहीं बना सकते हैं तो फिर क्या करेंगे, तो मैं आगे लेके समझाता हूं कि हम क्या करेंगे, ठीक है। देखिए बात सवाल ये आता है, मान लेते हैं सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है कि सेंटेंस है, हम इसको लेते हैं एग्जांपल कि क्या क्या राधा गीत गाती है। सेंटेंस है क्या राधा गीत गाती है। तो आपको पता है, मैं अभी फिलहाल इस क्या को हटा देता हूं, तो क्या बचा, राधा गीत गाती है, और इसकी ट्रांसलेशन ऑलरेडी बना हुआ है, राधा सिंग्स अ सॉन्ग। क्या के लिए ग्रामर का रूल है, दिए गए सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसे उठा के सब्जेक्ट से बाहर लाना है। तो अब आता है हमको यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे हमको क्या बनाना है, क्या क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब बाहर चाहिए, लेकिन इस वर्ब के पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है और चाहिए, और हर वक्त नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए जब क्या और नहीं होगा और है नहीं, तो ऐसे केस में जब अपने को कुछ चाहिए, मान लो अपने को पैसा चाहिए, पैसा नहीं है, तो लीगल तरीका क्या है पैसा का, मैं किसी अपने जानने वाले से उधार ले लूं, और जब मेरे पास पैसा आए तो मैं वापस कर दूं। तो ऐसे ही यहाँ पे राधा, जो ये राधा गीत गाती है, तो क्या राधा गीत गाती है, सिंग्स, इसको हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो ये वर्ब का V5 क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब। आप देखेंगे यहाँ पे V1 V5 को क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, बोरो करते हैं। हेल्पिंग वर्ब ये बोरो इसलिए करते हैं कि इसका खुद का नहीं है,
क्या और नहीं के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब जब V1 बोरो करेगा स्पेशली, तो क्या बोरो करेगा, तो V1 V5 बोरो करेगा स्पेशली क्यों, दो वजह से, या तो सेंटेंस में क्या होगा या सेंटेंस में नहीं होगा। अगर सेंटेंस में क्या हो जाए या नहीं हो जाए तो इसे बोरो करना पड़ेगा, और बोरो में हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगा वो देखिए। V1 को जब बोरो करेगा तो डू मिलेगा, एक सेकंड ना। V1 को बोरो करने में क्या मिलने वाला है, V1 को मिलने वाला है डू, राइट। V1 को मिलेगा डू, डू। एंड V5 को क्या मिलेगा, तो V5 को मिलेगा डज। V1 को डू एंड V5 को मिलेगा डज, V1 को मिलेगा डू। अब V5 डज, अगेन यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट है, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होगा डू मिलेगा, सिंगुलर फॉर्म होगा डज होगा, तो V5 को डज, V1 को डू। तो यहाँ देखते हैं वर्ब कौन सा फॉर्म है, तो वर्ब का B5 है, सिंग्स कौन सा फॉर्म है, B5 है, मतलब ये सिंगुलर फॉर्म है। तो यहाँ पे लगेगा डज, कौन सा मिलने वाला है उदाहरण में, डज। यहाँ पे मैं लिखूंगा डज राधा। अब सवाल ये आता है कि V1 V5 ऑलरेडी बन गया, क्यों बना, इसकी वजह से बना, ये V5 था इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब V5 वाला डज मिला। तो जब ये डज हो गया और ये इसको सपोर्ट कर रहा है और ये V5 का काम कर रहा है, तो यहां से हमारा एस होने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहां से एस को नॉर्मली, हाँ, एस को हटा देंगे, राइट। अब राधा, ये जो सिंग्स था वो हमारा क्या हो जाएगा, राधा सिंह। अब बोलेंगे सर क्यों हटाएंगे, इसलिए हटाएंगे कि V5 ही हमारा काम कर रहा है। फिर कहेंगे सर V5 का काम कर रहा था मेन वर्ब उसको हटा दीजिए, सिंह को हटा दीजिए, तो नहीं, क्यों, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है, किसे हेल्प कर रहा है, वर्ब को हेल्प कर रहा है। अगर हम इसको हटा देंगे तो किसको हेल्प करेगा, तो इसे हटा नहीं सकते, लेकिन जो V5 का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ शिफ्ट कर गया और यहाँ से ये गायब हो गया। इस तरह से क्लियर हो गया कि V1 V5 को अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन अगर क्या होगा या नहीं होगा तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और क्या क्यों चाहिए, अब इसलिए कि क्या नहीं है तो कहां से मिलेगा, उधार में मिलेगा। अब मैं आपको नहीं वाला एक सेंटेंस दिखाता हूं, मैं इसे पहले क्लीन कर लेता हूं, आपको मैं नहीं वाला सेंटेंस दिखाता हूं। नहीं वाला मैं आपको एक सेंटेंस दिखाता हूं जस्ट, ठीक है। अब देखिए, मान लो लिखा हुआ है कि राधा, मान लेते हैं राधा गीत गीत नहीं गाती है, भाई यहाँ पर शॉर्ट छोटा सा लिख देता हूं कि राधा गीत नहीं गाती है। सेंटेंस क्या है, राधा गीत नहीं गाती है। तो पहले हम नहीं को हटा देते हैं, नहीं को हटा देते, क्या बचा, राधा गीत गाती है। अभी हम लोगों ने बनाया था कि राधा गीत गाती है मतलब राधा, ठीक है। ये था हमारा वर्ब का V5 सिंग्स, क्या गाती है, अ सॉन्ग, ये हो गया राधा। मैंने नहीं को हटा दिया पहले, तो क्या बचा हमारे पास, राधा गीत गाती है, तो क्या लिखेंगे, राधा सिंग्स अ सॉन्ग। अब हम नॉट नहीं को लेकर आते हैं। मैंने पिछले कई वीडियो में डिस्कस किया है, नॉट एडवर्ब है, ये वर्ब से पहले आएगा। जब भी नॉट आएगा वर्ब से पहले आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये एडवर्ब है। ये एडवर्ब का काम ही है वर्ब या एडजेक्टिव के मीनिंग को बढ़ाने का, मतलब मॉडिफाई करता है, वो इंटेंसिफाई करता है, ठीक है। तो नॉट अब हम कहाँ लाएंगे, वर्ब से पहले, वर्ब से पहले मैंने नॉट लिख दिया। अब ये नॉट जब भी आएगा वर्ब से पहले आएगा, और नॉट की खासियत ये है, ये कभी बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। टेंस मतलब वो वर्ब जहां पे टाइम का डिसीजन होगा, उस केस में कभी भी नॉट बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता है, और इस वर्ब के पास हेल्पिंग वर्ब है नहीं। तो नॉट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद एंड वर्ब से पहले, इसके पास हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो ये नॉट की वजह से ये वर्ब क्या करेगा, उधार लेगा। वंस अगेन ये V5 है, तो उधार क्या मिलेगा, V5 को डज मिलेगा। तो हम ये इसे रखेंगे कहां पे, यहां रखेंगे कि राधा, यहां रखेंगे हम इसे, राधा डज, क्या हुआ, राधा डज नॉट। अब ये डज आ गया, फिर V5 का काम कर गया, और इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये जब डज हो गया तो यहाँ पे दोबारा एस नहीं रहेगा, और ये एस यहाँ से स्पेशली गायब हो जाएगा, राइट। ये गायब हो गया और यहाँ पे ये सिंग है, राइट। मैं इसे प्रॉपर लिख देता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, गायब होने के बाद ये हो गया हमारा डायरेक्टली सिंग।
अब वो राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, मतलब राधा गीत नहीं गाती है। इस तरह से ये बात अब क्लियर होता है कि वर्ब का V1 और V5 हम सिर्फ तब लगाएंगे जब V4, V3, V2 नहीं लगता है। मतलब V1, V5 एक ऐसा वर्ड है, जब V4, V3, V2 नहीं लगता है तो V1, V5 को लगना पड़ेगा, किसी भी कीमत पे इसे हम हर हाल में लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा वर्ब के पास कोई फॉर्म नहीं है। अगर आप वाकई में देखिए, पढ़ाने के वक्त हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो कि क्या हो रहा है, पहली बार देख रहे हो, आपको पढ़ने की आदत है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड ऑल, आपको वो समझ में ज़्यादा आता है। लेकिन यकीन मानिए उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आप बात करने की बात करते हैं तो आसान नहीं होता है कैच करना कि कौन सा हिंदी सेंटेंस किधर जा रहा है। और इस तरीके से, क्योंकि ये एकदम आसान एंड शॉर्ट हो गया, इसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि फिलहाल मैंने सिर्फ या तो प्रेजेंट में बात किया है या पास्ट में बात किया है। फ्यूचर का बात मैंने इसलिए नहीं किया है कि ये कहानी है पूरी मॉडल हेल्पिंग वर्ब की, जो जब मॉडल हेल्पिंग वर्ब पे हम डिस्कस करेंगे आगे तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल आप अगर ये वर्ब के 5 फॉर्म को बराबर समझते हैं, आपकी लाइफ गारंटी के साथ बोलता हूँ एकदम आसान हो जाएगा। जहाँ से प्रॉब्लम होगा वहाँ से नया चैप्टर होगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल आपने V4, V3, V2 और आखिरी ये V1, V5 का वीडियो मिल रहा है, आप इसे जरूर समझे, सीखे और इससे फ़ायदा उठाए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इससे फ़ायदा ले रहे हैं, आपके दोस्त को भी लेना चाहिए, तो जितना हो सकता है आप सब्सक्राइब करके दोस्तों जितना हो सकता है आप शेयर करें और उनको भी सीखने का मौका दें। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैंने प्लानिंग किया है लाइव क्लास रात के 9 बजे या 8 बजे, मैं एक बार देख लेता हूँ। लाइव क्लास देने की मैंने बात प्लानिंग किया है और इंशाल्लाह मैं आपको हम लाइव क्लास प्रोवाइड करेंगे, जहाँ मैं आपको बोलना सिखाऊंगा, मतलब आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। मेरी क्लास थोड़ा अलग है, अगर आप लगातार सुनते हैं यकीन मानिए ऑनलाइन से भी अंग्रेजी आप सीख सकते हैं, बशर्ते आप इंटरेस्टेड हो, डेडिकेटेड हो और ट्राई करें समझने का। ठीक है, आज मैं